Hello everyone. In this video we will study a poem Fire and Ice for the student of class 10th. This is second poem for your first flight book. This is a symbolic poem. Here fire does not mean आग and ice does not mean बर्फ. Fire means desire, passion and ice means hatred, despise. देखिए आपकी पोयम का नाम है फायर एंड आइस. तो ये जो फायर और आइस पोयम है, यहाँ पर पोएट ने मेटाफर यूज़ किया है, यानी कि फायर मीन्स यहाँ पर है इनका डिज़ायर से, चाहत, इच्छा, एंड आइस मीन्स यहाँ पर पोएट का सेंस है, सिंबलाइज उन्होंने किया है आइस को हेट्रेड से, डिस्पाइज से, यानी कि नफ़रत से. तो यहाँ पर आप फायर और आइस को नफ़रत से और फायर को डिज़ायर समझ के ये पोयम पढ़ेंगे. ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है. चलिए हम पोयम स्टार्ट करते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन है, इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड होगा वो होगा फायर से. फायर मीन्स डिज़ायर से. और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड होगा वो होगा आइस से, यानी कि हेट्रेड से. तो कुछ लोगों से यहाँ पर पोएट का मतलब है कि जैसे कुछ साइंटिस्ट ने बताया है कि जो दुनिया का अंत होगा वो आग से होगा, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं पानी से हो जाएगा. तो इसी तरह पोएट ने यहाँ पर आग और पानी की जगह पर फायर और आइस यूज़ किया है. इनका मतलब है कि जो फायर का सेंस है वो उन्होंने डिज़ायर से लगा दिया है, और आइस का सेंस उन्होंने हेट्रेड से लगाया है. कि उन्होंने कहा है हाँ इन चीज़ों से तो दुनिया का अंत होगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनसे भी दुनिया का अंत हो सकता है. जैसे कि बहुत ज़्यादा इच्छा बढ़ने से या बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ने से दुनिया में भी ये डिस्ट्रक्शन ला सकती हैं. तो फर्स्ट 2 लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जो दुनिया का एंड होगा वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की वजह से हो सकता है या फिर नफ़रत की वजह से हो सकता है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड टू डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और अब आगे जो पोएट हैं वो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो वो डिज़ायर के बारे में जितना जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो लोग फायर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग सही हैं. पोएट भी उन्हीं का फेवर करेंगे जो लोग फायर बोल रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया का जो एंड होगा वो किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से. मतलब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिज़ायर अगर आ जाती है किसी के अंदर, एक्सट्रीम पैशन आ जाता है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे वार होते हैं, तो उससे क्या होता है कि दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन. कि पावर ऑफ डिज़ायर, वार किस वजह से होता है, पावर के लिए होता है. तो अगर किसी भी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो तो उस वजह से भी दुनिया का एंड हो सकता है. और देखिए आगे, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. मतलब कि अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं और अगर दूसरी बार दुनिया का अंत होना हो, यानी कि दुनिया का एंड होना हो, तो क्या होगा, तो आइस से भी हो सकता है. अब पोएट कह रहे हैं कि जितना वो हेट के बारे में जानते हैं, यानी नफ़रत और घृणा के बारे में जितना वो जानते हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि वर्ल्ड का एंड हो सकता है. सब पेरिस में क्या होता है, डाई या फिर एंड. तो वर्ल्ड का एंड इस वजह से भी हो सकता है, नफ़रत से भी. जब लोगों में बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है तो भी क्या होता है, ये भी डिस्ट्रक्शन का एक कारण है. इज़ ऑल्सो गुड एंड वुड सफाइस, पर्याप्त है. अगर दुनिया में नफ़रत बढ़ जाती है तो ये बहुत अच्छे से दुनिया को क्या कर सकती है, डिस्ट्रक्ट कर सकती है. तो यहाँ पर यही पोएट बता रहे हैं कि फर्स्ट तो जब दुनिया का एंड होगा
तो वो किसकी वजह से हो सकता है? फायर की वजह से। और सेकेंडली आइस की वजह से दुनिया का क्या हो सकता है? एंड हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए पेरिस, जो ये पेरिस है इसके मीन्स होता है डाई या फिर टू एंड। और यहाँ पर जो सफाइस है, सफाइस मीन्स क्या होता है? सफाइस मीन्स होता है बी सफिशिएंट या टू बी इनफ, यानी कि पर्याप्त। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है चैप्टर का। अब हम क्या देखेंगे? लिटरेरी डिवाइस देखेंगे कि इस चैप्टर में आपके लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या हैं। तो इसमें लिटरेरी डिवाइस आपका है ABA, ABC, BC, A। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, जैसे कि आपका हो गया फायर, डिजायर, है ना, फिर फायर, तो ये इन तीनों को हम किसे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। और फिर यहाँ पर आया है आपका आइस, ट्वाइस, फिर आइस और सफाइस, इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और फिर यहाँ पर आया है आपका हेट और ग्रेट, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो राइम स्कीम क्या बन गई? ABA, ABC, BC, B। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें अलग अलग इसको डिनोट करना है। पहला तो है फायर, डिजायर, फिर फायर, फायर। तो इन तीनों को हम किसे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए क्या है? आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, ये जो चारों हैं इनको हम बी से डिनोट करेंगे। फिर देखिए आपका हो गया हेट और ग्रेट, इनको हम किसे डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे। समझ में आया? तो राइम स्कीम क्या क्या बनेगी? A, B और A। सेकंड A, B और C। और थर्ड क्या बनेगी? B, C और B। ये आपकी राइम स्कीम बनेगी। चलिए, तो अब दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो हम देखेंगे एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है पहले से जान लेते हैं। द यूज ऑफ अ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी कि किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्द का प्रयोग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है? आप देखिए यहाँ पर सम से ये दो है ना, तो दोनों का क्या आपको साउंड लग रहा है? जो यहाँ पर एलिट्रेशन है, यहाँ पर सम से कौन सा साउंड दे रहे हैं? सा साउंड। और नेक्स्ट लाइन में भी सम से कौन सा साउंड दे रहे हैं? सा साउंड। एक और है यहाँ पर फेवर और फायर, इसमें भी आपका फेवर और फायर दोनों सेम ही लेटर है ना, फेवर का एफ और फायर का एफ, तो सेम लेटर है। और कौन सा साउंड दे रहे हैं? फा, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहे हैं। तो ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या हो जाता है? एलिट्रेशन हो जाता है। चलिए और देखिए दूसरा यहाँ पर क्या होगा आपका एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर अगर कोई दो ऐसे वर्ड हैं जिसका जैसे रिपीटेशन हो रहा हो सेम सेंटेंस में, जैसे कि आपका यहाँ पर फिर से वही है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जैसे कि दो सेंटेंस है ना, अब सबसे पहले बिगनिंग में ही सम आ गया है, से भी आ गया, इसमें भी बिगनिंग में सम और से आ गया, तो यहाँ पर आपका हो गया एनाफोरा। और एलिट्रेशन में क्या था? अगर सेम साउंड कंटिन्यूअसली 1 से 2 सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे कि सा साउंड निकला दोनों में से ना, सम और से में से, और यहाँ पर आपका फेवर और फायर में से निकला था, और लेकिन यहाँ पर जो है
एनाफोरा में यहाँ पर वर्ड का रिपीटेशन होता है 2 लाइनों में, सम से, ठीक है। अब देखिए, अब आपका एक और इसमें है लिटरेरी डिवाइस, वो है इंजैममेंट। अब इंजैममेंट क्या होता है, देखिए इंजैममेंट क्या होता है, द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपल्ड और स्टैंजा। जैसे कि आपका कोई भी स्टैंजा है, पहले पोएम में भी मैंने बताया इंजैममेंट क्या होता है, अगर 2 या 3 लाइन में है, सेम ही सेंटेंस है और कहीं भी पॉज नहीं आया है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है और एक ही सेंटेंस 2 लाइन में रन कर रहा हो, 3 लाइन में रन कर रहा हो, तो वहाँ पर आपका होता है इंजैममेंट। अब देखिए कैसे, कौन सा, कहाँ पे यहाँ पर इंजैममेंट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, है ना। तो ये जो लाइंस हैं, इसमें कहीं भी आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, तो इन लाइंस में क्या है, इंजैममेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजैममेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी इस पोएम की क्या देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ड विल एंड someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot and it burst or grew colder and colder? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, there are many ideas about how the world will end. The poet thinks that both fire and ice can destroy our external physical world. If the sun goes so hot that it bursts or grew colder and colder, the world will end because sun is the main source of energy. However, there is only a remote possibility of such thing happening. अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्या है, for frost. What do fire and ice stand for? Here are some ideas. यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, कई सारे वर्ड दिए गए हैं, तो आपको ये इसमें देखना है कि जो फायर से कौन कौन से वर्ड रिलेटेड है और आइस से कौन कौन से वर्ड रिलेटेड है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, फायर स्टैंड्स फॉर, आपको इसी में से चूज करना है। तो फायर से स्टैंड फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, एवराइज, फ्यूरी, लस्ट एंड आइस, इतना हुआ। और आइस से कौन कौन से रिलेटेड हैं, देखिए, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनटॉलरेंस, इनडिफरेंस, रिगिडिटी एंड हेट्रेड। मैं आप लोग को इसकी मीनिंग बता देती हूँ। ग्रेड मीन्स आप सबको पता है लालच, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विरोध करना, इनसेंसिटिविटी मीन्स असंवेदनशील, एवराइज मीन्स लालच, फ्यूरी मीन्स क्रोध, कोल्डनेस मीन्स होता है उपेक्षा, क्रुएलिटी मीन्स निर्दयता या फिर कठोरता, इनटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता, इनडिफरेंस मीन्स उदासीनता, लस्ट मीन्स क्या होता है, वासना या फिर लालच, रिगिडिटी मीन्स कठोरता, हेट्रेड मीन्स नफरत। चलिए अब यहाँ पर लास्ट देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इट ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। राइम स्कीम पहले ही बताई गई है, इसमें लिख लीजिए, द राइम स्कीम इज ABA, ABC, BCB. The rhyme scheme brings out the contrasting ideas beautifully. आपको पैरा लिखना है, कुछ लाइंस लिखनी है पोएम की, लाइंस नहीं लिखनी है, आपको ऐसे लिख दीजिए आप, फायर राइम्स विद डिजायर, ट्वाइस राइम्स विद आइस, आइस राइम्स विद सफाइस। और नेक्स्ट लाइन से आप लिखिए, फायर एंड आइस हैव बोथ बीन डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. The poem is a very good example of bringing two vastly opposite fire and ice ideas together. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे। अब आप लोग को क्या करना है, इस पूरे पोएम की समरी इंग्लिश में आपको छोटी सी समरी अपने शब्दों में लिखनी है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें अपने कॉपी में आप इनके आंसर्स लिख लीजिए। और आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू। थैंक यू।